आज के क्लास में हम लोग जैव विविधता को संरक्षित करने के कारण जानने वाले हैं। तो हम लोग बहुत सारे कारण ऐसे पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैव विविधता को संरक्षित करने के कारणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक है संकीर्णतः उपयोगी और व्यापक रूप से उपयोगी, और तीसरा है नैतिक रूप से। जैव विविधता का संरक्षित करने का क्या क्या, हम लोग संरक्षित करने का कारण क्या है, उसको हम लोग क्यों बचाना चाहते हैं, उसके पीछे 3 श्रेणियों में इसको बांट दिया गया है। संकीर्णता, उपयोगी, व्यापक रूप से उपयोगी और नैतिक। संकीर्णता मतलब होता है कम मात्रा में, ठीक है। मानव को प्राकृतिक से अनेक लाभ होते हैं, जैसे अनाज मिलता है, दालें मिलता है, फल मिलता है, कपास मिलता है, जूट मिलता है, तो लगभग सारे सामान्य मानव को यहाँ पर प्राप्त होता है प्राकृतिक से। औद्योगिक उत्पाद जैसे रेजिन, टैनिन, इत्र, रंजक, स्नेहक आदि अनेक पादपों के इस्तेमाल में औषधियाँ बनाने के लिए किया जाता है। अब ये कुछ पादप का नाम लिखा हुआ है जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग औषधि बनाने में। 25,000 से अधिक पादप प्रजातियाँ विश्व के लोगों को द्वारा पारंपरिक दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोगी की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि अगर हम लोग पूरा विश्व का बात करेंगे तो अभी तक 25,000 ऐसा पादप के प्रजाति है, पेड़ पौधा की प्रजाति है जिसको दवा बनाने में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। मॉर्फिन, टैक्सोल, कैनविनिन, विनक्रिस्टम तथा विनब्लास्टीन औषधियाँ पौधे से ही प्राप्त की जाती है। तो ये कुछ औषधि का नाम दिया हुआ है जो कि अलग अलग पौधों से इसका निर्माण किया जाता है। अभी अनेक औषधीय पौधों की खोज उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में खोज होना बाकी है। तो ये बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जितना पेड़ पौधा होता है वहाँ से अभी और भी औषधियों की खोज जारी है, तो खोज किया जा रहा है, ठीक। तो वो सब अभी बाकी है। तो बहुत सारे अभी ऐसा पौधा मिलेगा जिसका अलग अलग औषधि देखने को हम लोग को मिल सकता है। जितना भी दवा का निर्माण किया जाता है वो सब न सब किसी न किसी औषधि से ही बनता है, सब न सब किसी न किसी पेड़ पौधा से ही बनता है। आगे है व्यापक रूप से उपयोग। अब उसी कारण से हम लोग को इसको संरक्षित करके, पेड़ पौधा को संरक्षित करके रखना जरूरी है। तो हो सकता है पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग जो औषधियाँ बन रहा है, दवाइयाँ बन रहा है, वो सब निर्माण नहीं हो पाएगा। व्यापक रूप से उपयोग। जैव विविधता में पारस्परिक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए अमेजॉन के जंगलों से पृथ्वी के वायुमंडल के जो अमेजॉन का जंगल है उसका बात किया जा रहा है। तो अमेजॉन का जो जंगल है पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है। अब अमेजॉन का जो जंगल होता है वो ऑक्सीजन वहाँ से 20% भाग ऑक्सीजन वहाँ से ही मिलता है पूरा वायुमंडल को। अब जितना भी वायुमंडल में ऑक्सीजन है, 100% अगर वायुमंडल है में ऑक्सीजन है तो उसमें से 20% ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से मिलता है, तो जो अमेजॉन के जंगल है वहाँ से ही प्राप्त होता है। इसलिए जरूरी है कि पेड़ पौधा हो तभी जाकर ऑक्सीजन का मात्रा हम लोग को वायुमंडल में मिल सकता है, जिसको हम लोग सांस लेने में उपयोग कर सकते हैं। ये हम लोग आज के दिन में पता है कि ऑक्सीजन के बिना, जैसे कोरोना वायरस अभी आया था तो बहुत लोग मर गए थे ऑक्सीजन के बिना, इसलिए ऑक्सीजन का मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पेड़ पौधा होना जरूरी है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है कि हर एक पेड़ पौधा का होना बहुत इम्पोर्टेंस। इसी प्रकार परागण की क्रिया में मधुमक्खियों, गुंज मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ के महत्व। अब देखो, परागण होता है तभी जब किसी भी पौधे का बीज का निर्माण होता है, किसी भी पौधे का बीज या बोल सकते हैं फल का निर्माण होता है, परागण की क्रिया। अब ये परागण घटना कौन कराता है, तो मधुमक्खी कराता है या कोई पक्षी कराता है या कोई चमगादड़ कराता है। ये सब चीज़ें होगा तभी जाके ऐसा हो सकता है। अब मान लो कि ये चमगादड़ ये सब नहीं रहेगा तो कैसे होगा, तो इसलिए चमगादड़ हो या मधुमक्खी हो सबका होना जरूरी है परागण के लिए। तो हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए बताया जा रहा है कि हम लोग को इसको सुरक्षित करके रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। आगे है नैतिक। प्राकृतिक में प्रत्येक स्पीशीज का एक अपना नैज मूल्य है, चाहे उसका कोई आर्थिक मूल्य हो या न हो। जिन जीवों के साथ हम
रहते हैं, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी देख रेख करें और जैविक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखें। अब देखो, हम लोग का नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग चाहे वो जो जीव है वो हम लोग आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। ये हम लोग का नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है कि कोई भी हमारे आसपास में जो जीव रह रहे हैं उसको हम नुकसान न पहुंचाए। जरूरी नहीं है कि जो हमको फायदा देगा उसी को हम सुरक्षित रखेंगे, जो हमको फायदा नहीं देगा उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। ये प्रकृति का मतलब नहीं होता चाहिए, हम लोग का मतलब नहीं होता है। हम लोग का एक नैतिक जिम्मेवारी होना चाहिए, कोई भी हमारे आसपास में रह रहा है कोई भी जीव तो उसको हम लोग संभाल कर रखें, उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। अब संरक्षण की युक्तियाँ बताया जाए कि संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। संरक्षण करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, बचाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। विश्व के देशों ने संसाधनों के उचित उपयोग के लिए एक विश्वव्यापी संरक्षण की रणनीति तैयार की है। अभी यहाँ पर क्या है, पूरा विश्व में देखा जा रहा है कि विश्व में हम लोग सारे जीवों को संरक्षित करके रखें, उसके लिए संकटग्रस्त पौधों का आवश्यक उपयोग और व्यापक नियंत्रण करना आवश्यक है। अब इस कारण से जो संकटग्रस्त पौधे हैं जो अब खत्म होने का कगार पे है, उसका कोई ना कोई व्यापक हम लोग उपयोग करेंगे, जिसका हर एक जगह उसका उपयोग देखने को मिल जाए, जिससे क्या हो उसका संकटग्रस्त से बाहर लाया जा सके। तो इसके लिए काम किया जा रहा है। भारत अगर बात करेंगे तो वन प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटग्रस्त जातियों के व्यापक की अंतर्राष्ट्रीय सभा का सदस्य है। अब देखो, इसके लिए भारत एक अंतर्राष्ट्रीय सभा का सदस्य बना हुआ है और सदस्य का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फौना और फ्लोरा के लिए ये सदस्य बना हुआ है। ठीक, तो इसका पार्ट मतलब बोल सकते हैं इसका पार्ट बना हुआ है कौन, भारत। तो वन जीवन के वर्तमान स्पीशीज को बचाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं कि हम लोग किस प्रकार से वर्तमान जो स्पीशीज है उसको कैसे बचा के रख सकते हैं। सबसे पहला जो काम हम लोग करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, जो संकटग्रस्त प्रजातियां है उसको संरक्षित करके रखें। जो संकटग्रस्त जातियां है उसको संरक्षित करके रखें। कुछ वन प्राणियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वे लुप्त होने के कगार पे है। तो कुछ वन प्राणियों की संख्या इतना कम हो गया है कि अब पूरी तरह से वो लुप्त होने के कगार पे, खत्म होने के कगार पे, उसी को हम लोग संकटग्रस्त जातियां भी बोलते हैं। दुर्बल और संकटग्रस्त पौधे तथा जंतुओं के जो सूची रेड डाटा बुक में है उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की। अब देखो, एक रेड डाटा बुक तैयार किया गया है जिसमें जितना भी पौधे और जाति जो संकटग्रस्त में है, जो खत्म होने का कगार पे है या दुर्बल स्थिति में है, उसको रेड डाटा बुक में लिख कर रख लिया गया है। ठीक है, और उस पर खास ध्यान रखा जा रहा है। इस दिशा में कुछ विशेष परियोजनाएं भी चलाई जा रही है जिससे इसे बचाया जाए। जैसे बाघ परियोजना चलाया जा रहा है, गिर से अभयारण्य परियोजना चलाया जा रहा है, मगर प्रजनन परियोजना, ये सब परियोजना लाया गया है कि इसको हम लोग कैसे बचा के रख सके, इसको खत्म होने ना दें। विशेष प्रजनन कार्यक्रम, अब देखो बहुत सारे जीवों का प्रजनन नहीं कर पाते जिसके कारण उसका स्पीशीज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उसका प्रजनन के ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पर वो प्रजनन कर सके। इन कार्यक्रम के अंतर्गत संकटग्रस्त स्पीशीज है विशेष केंद्रों पे पाल कर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। विशेष केंद्र बनाया जा रहा है जिसको वहाँ पर पाल कर उसकी संख्या बनाया जा रहा है और उसका प्राकृतिक निवास की तरह ही बनाया जा रहा है जैसे उसका प्राकृतिक निवास होता है। उन केंद्रों से पुनः उन स्पीशीज को उसके प्राकृतिक आवासों में छोड़ दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप चंबल के घड़ियालों की संख्या काफ़ी कम हो गई, तब मुरैना मध्य प्रदेश में मुरैना एक घड़ियाल परियोजना केंद्र स्थापित की गई जहाँ वहाँ पे, और घड़ियालों को इस केंद्र में लाकर उन्हें पुनः चंबल में छोड़ा गया। पहले उसको लाया गया, वहाँ पर प्रजनन कराया गया, उसकी संख्या में वृद्धि कराया गया, फिर उसको चंबल के जंगलों में उसको छोड़ दिया गया। इस तरह से उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आगे है
स्थानीय तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू और एक्स सीटू, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैव विविधता का संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। जैव विविधता है उसका संरक्षण दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं, एक है स्थानीय संरक्षण, दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसको इन सीटू हम लोग बोल रहे हैं, इसको एक्स सीटू के नाम से जा रहे हैं। जब संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तब उसे स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जब पूरा पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन सीटू के नाम से जानते हैं। जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया, मतलब बाघ को बचाना है तो उसमें पूरा वन क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया। वन क्षेत्र को सिर्फ बाघ को नहीं बचाया जा रहा है, पूरे वन को ही, वहाँ पे जहाँ पे बाघ रह रहे हैं पूरे वन को संरक्षित कर दिया गया कि अब वहाँ पे कोई भी दूसरे लोग वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ऐसे जब संरक्षण करते थे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सीटू के नाम से जानते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी रहती है जब पौधे या जंतु संकटग्रस्त या अग्रतिग्रस्त श्रेणी में आ जाते हैं, तब उनके तत्काल संरक्षण के उपाय करने पड़ते हैं। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई जंतु पूरी तरह से संकटग्रस्त में आ चुका है या अति बोल सकते बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त में आ चुका है, उस स्थिति में उसको बचाने के लिए एक तत्काल उपाय अपनाया जाता है। और वही जो तत्काल उपाय अपनाया जाता है इसके लिए उन स्पीशीज को उनके आवासीय स्थानों से हटाकर, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से उसको हटाकर वन स्थापित उद्यान या प्राणी उद्यान जो बनाया गया है जहाँ पर उसको संरक्षित किया जा सकता है, इस प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों में लेके आया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ये आउटथनर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सीटू का, सॉरी ये क्या होता है, तो ये बाह्य स्थान होता है, ये इसको हम लोग एक सीटू के नाम से जानते थे। इन सीटू एक सीटू का मतलब समझ में आ गया। जब किसी जाति को बचाने के लिए वो पूरा जंगल को संरक्षित कर दिया जाता है उसको हम लोग इन सीटू के नाम से जानते हैं। और जब किसी जाति को बचाने के लिए उसको वहाँ से अपने आवास से लाकर अपने जो आवास बना के रखे हैं उसमें उसको लाया जाता है और उसका वहाँ पर प्रजनन करा के उसका वृद्धि कराया जाता है, तो उसको हम लोग एक सीटू के नाम से जानते हैं। संरक्षणविदों ने जैव विविधता को बचाने के लिए विश्व स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की है। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहले पता किया गया विश्व स्तर पर कि हॉटस्पॉट कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में विविधता देखने को मिलता है, इसके बारे में जानकारी पहले प्राप्त किया जाता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट वे क्षेत्र है जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया उसका डेफिनेशन के रूप में कि जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जातीय समृद्धि होता है, जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। उच्च स्थानिका ज़्यादा होती है, उच्च स्थानिक जातियाँ एवं खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहती है। विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाया गया है, जिनमें भारतीय महाद्वीप में कितना है, तो 3 हॉटस्पॉट दिखाया गया है भारतीय महाद्वीप में। दक्षिणी घाट, ये चीज़ हम पहले भी देखे थे, दक्षिणी घाट की ओर है, दूसरा है श्रीलंका की तरफ, तीसरा है इंडो म्यांमार में, तथा पूर्वी हिमालय भी इसको हम लोग बोलते थे, पूर्वी हिमालय में भी देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ जगह दिया हुआ है भारत का, बोल सकते एशिया का, जहाँ पे हम लोग भारत का महाद्वीपीय क्षेत्र में जहाँ पे हॉटस्पॉट देखने को मिला है जियो का। ये हॉटस्पॉट उच्च जैव विविधता की सूचक है। ये उच्च जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि विश्व के समस्त हॉटस्पॉट को देखा जाए तो आपस में मिलकर संसार 2% से भी कम है। तो पूरा हॉटस्पॉट को देखा जाए, पूरा हॉटस्पॉट को ये 2% से भी कम है, संसार में जो इतना भी है 2% से भी कम देखने, परंतु इन क्षेत्रों में आवासीय स्पीशीज की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत की जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन जीव अभयारण्यों, जीवमंडल आरक्षितों के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो वही है, कोई भी चीज़ का संरक्षित करके या बोल सकते कोई वन को संरक्षित करके या उसका राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है या वन जीव अभयारण्य बनाया जाता है, ये सब इसका कानूनी सुरक्षा दिया जाता है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
भारत में सुरक्षित क्षेत्र, भारत में कौन कौन से सुरक्षित क्षेत्र है, भारत में जहाँ पे जीवों को सुरक्षित रखा जाता है इसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो भारतवर्ष में बहुत से ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ जो लद्दाख और स्पीति की शीत मरुस्थलों से लेकर थार गर्म स्थलों तक, देखो थार में भी देखने को मिलता है जहाँ पे गर्म स्थल होते हैं, मरुस्थल होते हैं, या शीत जहाँ पे ठंडा मरुस्थल होते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ स्पेसीज देखने को मिलता है। हिमालय में शीतोष्ण वनों से लेकर मैदान से उष्णकटिबंधीय हरे वनों तक फैला हुआ है। इस प्राकृतिक संपदा की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन जीवन एक्ट बनाया था। एक वन जीवन एक्ट लाया गया था 1972 में, किसके लिए? तो वन को संरक्षित करके रखने के लिए। अब जितना वन बचा हुआ है उसको सरकार द्वारा क्या किया जाता है? संरक्षित करके रखा जाता है कि इसको आप कोई खत्म न करें। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान सेंचुरी बनाई गई थी। जयमंडल संचय कार्यक्रम 1886 से लागू किया गया कि मतलब ये सब चीज़ें बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, सेंचुरी बनाया गया। तो ये सब क्या है? सब पशुओं जीवों को रहने के लिए स्थान बना दिया गया है जहाँ पे इसको संरक्षित करके रखा जा सके। सबसे यहाँ पे दिया हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, इसमें डायरेक्ट नंबर से दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय उद्यान जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। इस प्रकार के उद्यानों में वन जीव के स्थानीय संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखो राष्ट्रीय उद्यान उसको बोलते हैं जो जंगल होता है उसी को संरक्षित कर लिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये अलग से नहीं बनाया जाता है, जो वन जंगल है उसी को घेर कर क्या किया जाता है? संरक्षित कर लिया जाता है। सरकार द्वारा इस पर निगरानी रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो कोई भी बाहरी हस्तक्षेप माना हो जाता है, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं कर सकता है, इसमें कोई पेड़ पौधा नहीं कर सकते, बकरी वगैरह नहीं चला सकते, तो ये पूरी तरह से संरक्षित रहता है और इसका कोई निजी मालिक नहीं होता है। भारत में 85% राष्ट्रीय उद्यान है जो संपूर्ण भूभाग के 1% हिस्से में फैला हुआ है। तो पूरा वर्ल्ड का अगर 100% है तो उसमें से 1% हिस्सा में भारत में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क बना था, हैली नेशनल पार्क। तो ये सब चीज़ें समझ लेना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो नेशनल पार्क होता है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है, ये कोई जंगल होता है उसी को संरक्षित कर लिया जाता है जीवों को बचाने के लिए, जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और झारखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया हुआ है पौड़ी तथा नैनीताल जिलों के अवस्थित है। ये उत्तराखंड में, झारखंड में नहीं, उत्तराखंड में है। एक दूसरा बनाया गया पशु विहार, जिसको सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते हैं, पशु विहार। यह वह प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जिसमें प्राणियों को सुरक्षित रखने के प्रबंध है। इसमें भी क्या किया जाता है? प्राणी को सुरक्षित रखा जाता है। सेंचुरी के प्राणी जाति के रक्षा की जाती है और निजी मालिकाना अधिकार तथा लकड़ी को काटना, कुछ वन उत्पादकों को इकट्ठा करना, इसकी इजाज़त भी दी जाती है। तो इसमें देखो, इसमें कुछ छूट रहता है, नेशनल पार्क में कुछ भी छूट नहीं रहता है, लेकिन इसमें कुछ छूट रहता है। जो इसका निजी मालिक है उसका अधिकार उस पर रहता है, लकड़ी को काट सकते हैं, कुछ अन्य उत्पादकों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसकी इजाज़त इसमें दी जाती है जब तक जंतुओं को हानि न हो। लेकिन उतना ही इजाज़त दिया जाता है जितना में जंतुओं को कोई हानि नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना जाता है। तो भारतवर्ष में अभी अब तक कितना बना दिया गया है इसको? तो 448 सेंचुरी बनाया गया है और इसको पूरा भूभौगोलिक भाग में कितना प्रतिशत भाग पे है? तो 2% भाग पे है देश के। जानवरों को पकड़ने तथा उनके मारने एवं शिकार करने पर इस पर प्रतिबंध रहता है। देखो इतना चीज़ तो इस पर जरूर रोक रहता है कि जानवरों को कोई नहीं पकड़ सकते, भले उसका निजी मालिक ही क्यों ना हो, उसमें रहने वाले जानवर को नहीं पकड़ सकते, ना शिकार कर सकते, इस सब चीज़ों पर प्रतिबंध रहता है। इसका कोई निजी मालिक होता है पशु विहार का, लेकिन नेशनल पार्क का कोई निजी मालिक नहीं होता। पूरा देख रेख किसके अंदर रहता है? तो गवर्नमेंट के अंदर रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आगे सुरक्षित जैवमंडल, ये विभिन्न उद्देश्य के लिए सुरक्षित क्षेत्र है जिनमें पारिस्थितिक तंत्र प्राणियों का आनुवंशिकी विविधता का संरक्षण किया जाता है।
और वन आबादी, आबादियों में पारस्परिक जीवन यापन के तरीके तथा पालतू जानवरों और स्वदेशी पौधों को आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करके इसमें रखा जाता है। ये ऐसा सुरक्षित जैव मंडल होता है जिसमें किसी प्रकार के जीव को क्या किया जाता है, बचा कर रखा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया जाता है जो कि उसमें सही ढंग से रह सके। प्रत्येक जैव मंडल का संचय निम्नलिखित 3 क्षेत्र होता है। तो जैव मंडल का जो संचय होता है इसमें, तो इसमें 3 क्षेत्र इसका बनाया गया है। इसमें इसका 3 क्षेत्र बनाया गया है। पहला है कोर क्षेत्र, दूसरा है बफर क्षेत्र, तीसरा है पेरिफेरल क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र में क्या होता है, जहाँ मनुष्य का कोई भी क्रियाकलाप करने का आज्ञा नहीं होता है, इसमें पूरी तरह से मनुष्य का रोक टोक रहता है, इसमें कोई भी मनुष्य इसमें कोई भी जाकर काम नहीं कर सकता है कोर क्षेत्र में, जहाँ पे सुरक्षित जैव मंडल बनाया जाता है। दूसरा इसमें बनाया गया है बफर क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में सीमित गतिविधियाँ अनुमति होती है, तो यहाँ पर सीमित गतिविधि कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत रोक रहता है। पेरिफेरल क्षेत्र, तो बफर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को पेरिफेरल, जो बफर क्षेत्र बनाया गया जिसमें सीमित अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के बिना क्षति पहुंचाए गतिविधि अनुमति रहता है, मतलब उसमें आ जा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। विश्व का 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल बताया गया। बायोस्फीयर प्रोटोकॉल 65 देशों का दिया हुआ है डाटा, कितना जैव मंडल बनाया गया, 243 जैव मंडल। भारत के कुछ प्रमुख जैव मंडल का संचय सूची इसमें दिया हुआ है। तो अलग अलग राज्य में उसका अलग अलग जैव मंडल दिया हुआ है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी देखने को मिलता है, ये तीनों क्षेत्र में आ जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड का है, नोकरेक जो मेघालय कहते हैं, सब कुछ नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार भी दिया हुआ है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान, कुछ पशु विहार दिया हुआ है, किस राज्य में पाया जाता है उसके ज़्यादातर देखने को मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है असम में होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। इस तरह से इसका क्या पूछता है, इसका पूछता है कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ये सब कुछ नाम याद रख सकते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब अगर याद करते तो इसका जनरल नॉलेज भी इससे कहा जाता है बढ़ जाता है। जनरल नॉलेज में किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे ये सब फायदा करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राजस्थान में है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। डेचीगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है। नंदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में है। मानस अभयारण्य असम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत लोग सुने होंगे कि ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग घूमने भी जाते हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय, कम से कम याद रखना है, ये हम लोग आसपास का है। ये हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये झारखंड में। जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का, इसमें पूरी तरह से इस पर गवर्नमेंट का हक रहता है, मतलब गवर्नमेंट ही इसको देख रेख करता है, इसका कोई निजी मालिक नहीं होता है, गवर्नमेंट ही इसका मालिक होता है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य का यहाँ पर दिया हुआ है, एक राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है राजस्थान में। डेजर्ट का नाम से पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ का होगा, तो अभ्यास है कि ये राजस्थान का होगा। आगे का जो टॉपिक पढ़ना है वो पवित्र उपवन पढ़ना है। स्थानीय संरक्षण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। संरक्षण का उपाय दिया हुआ है, संरक्षण का उपाय क्या क्या है, वन संरक्षण के कानून कौन कौन सा बनाए गए कि वन को संरक्षित करके रखा जा सकता है। रेड डाटा बुक में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा बचा हुआ है। तो ये लगभग 1 पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया, 2 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको ट्राई किया जाएगा कि अगले क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, अगले क्लास में ट्राई किया जाएगा कि ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।